नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लंपी स्किन बीमारी का बरप रहा कहर, करे समय पर निदान। कैसे ले तिल की फसल से अधिक पैदावार। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, जिससे उनको अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन कभी कभी भयंकर संक्रामक बीमारियों के कारण पशु बड़ी तेजी से मरने लगते हैं, जिसकी वजह से ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। और इस समय गौवंशीय पशुओं में इसी तरह की एक समस्या देखी जा रही है, जिसे लंपी वायरस का नाम दिया गया है। तो क्या है इस समस्या का समाधान, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं NDRI करनाल के निदेशक डॉक्टर MS चौहान से। जो लंपी स्किन डिजीज है वो हमारे जो गाय हैं उनमें देखा गया है। लंपी का कारण कैप्रीप्रॉक्स वायरस है, जो मक्खी और मच्छरों की वजह से एक पशु से दूसरे पशु तक फैलता है। कोई भी पशु इस वायरस से इन्फेक्ट होता है तो 7 दिन बाद धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ने लगता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है। वायरस सबसे पहले स्किन, फिर ब्लड और अंत में दूध पर असर डालता है। और उसमें हम लोगों ने देखा है कि उसमें एक बाहर से एक फोड़े से हो जाते हैं, वो थोड़ा सा कई बार ये पकने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो जिसमें ये बीमारी हुई है वो 2-3 दिन उसको बुखार आता है। तो बुखार के कारण हमारे जानवर कई बार घास खाना छोड़ देते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि ये जो घाव बना है और उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उससे घाव बन जाता है। तो इसके कारण हमें कई बार क्या होता है कि जितने भी कमज़ोर जानवर हैं, जिनकी हम आत्मरक्षा जो है ना, जो इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कम होती है, तो उसमें ये दिक्कत होती है कि उनके मरने के चांसेस हो जाते हैं। पर मैं अपने जितने भी किसान भाई हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इससे न घबराएं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जानवर अगर ठीक है, जानवर अगर उसमें ज़्यादा कमज़ोर नहीं है और उसको 2-3 दिन बुखार ज़रूर आता है, ये हल्के हल्के फोड़े होते हैं बदन पे, पर वो अपने आप ये मतलब चले जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये जो फोड़े हुए हैं और उसमें थोड़ा पक रहे हैं, तो 1-2 वेटनरी डॉक्टर को दिखाया और अपनी ओर से जो इलाज होता है उसमें वो इसको करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर उस केस में डॉक्टर ये महसूस करेगा कि इसको एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगाएं तो वो लगा सकते हैं। पर इसमें फ़िलहाल जो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वायरस की बीमारी है और ये फिर 4-5 दिन के बाद अपने आप ये कम हो जाती है और 10-12 दिन के बाद पशु बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। पशुपालक भाइयों, पशुओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए आप अपने पशुओं को स्वच्छ और साफ रखें। पशुओं के आसपास की गंदगी, गोबर इत्यादि को नियमित रूप से साफ करें। पशुओं के इर्द गिर्द पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना मच्छर, मक्खी व कीड़े मकोड़े वहां अपना घर बना सकते हैं। प्रत्येक 3 महीने के अंतर पर पशुओं को आंतरिक परजीवी नाशक दवा का सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा पशु को अच्छा खान पान, विटामिन और खनिज लवण देना चाहिए। इसके साथ ही लिवर टॉनिक व बालों के लिए कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए। हमने देखा है कि अगर आप इसको गोट पॉक्स का जो वैक्सीन है, अगर आपने अपने जानवरों में वैक्सीन किया हुआ है तो ये बीमारी नहीं होती। तो इसलिए मैं अपनी ओर से जितने भी हमारे पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट की मदद से या हमारे जो वेटनरी क्लिनिक है उनकी मदद से वैक्सीनेशन करा दें अपने जानवरों में। जहाँ भी मौका लगे, जहाँ पर भी आपको अवसर होता है कि वैक्सीन मिल रहा है या स्टेट गवर्नमेंट से अभियान है, उसका जो साथ दें और अपने सब जानवरों को वैक्सीनेट
जरूर कराएं ताकि ये बीमारी यहीं पर जड़ से खत्म हो जाएगी। आइए अब मिलते हैं कुछ ऐसे किसान भाइयों से जो लंपी स्किन बीमारी से अपने पशुओं को बचाने के लिए कुछ उपायों को अपनाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव को। जी डेयरी में हम बिल्कुल सफाई रख रहे हैं, 2 टाइम सफाई, बिल्कुल डिटॉल से धोते हैं जगह वगैरह भी, वैक्सीन वगैरह सारी लगवा रखी है। वैसे आज अभी तक हमारे भगवान की दया से कुछ नहीं ऐसा है, पशुओं से भी बिल्कुल ठीक है। वैसे दूध वैसे उबाल के पियो बेहतर है। जैसे जानवर हैं इनको थोड़ा सा घुमाओ फिराओ, धूप में भी इनको थोड़ा सा बाहर की भी हवा लगे भी अच्छा रहता है। अंदर बंधे हुए वो डंगर बहुत वो परेशान हो रहे हैं इस चीज़ में। देखो जी, हम डेयरी में साफ़ सफाई रखी हुई है, पूरी वैक्सीन हमने लगवा रखी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। दूसरों को यही कहेंगे कि अपनी डेयरी में साफ़ सफाई रखो, जानवरों को वैक्सीन लगवाओ, जिससे बीमारी नहीं आएगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तिल की खेती अपने राज्य के सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में की जाती है और जैसा कि इस समय तिल की फसल पुष्पन और फलियों की अवस्था पर है, लेकिन तिल का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। तो तिल की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। तिल की फसल के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अभी जो देख रहे हैं आप लोग, तिल की फसल फ्लावरिंग की अवस्था में है, तो इस समय अपने को तिल में बहुत ही समसामयिक क्रियाओं को करना आवश्यक होता है। अगर इनको नहीं करते हैं तो उत्पादन अपना प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है खरपतवार प्रबंधन। आप लोगों ने एक बार पहले खरपतवार निकाल दिए हैं, जिसमें कुछ बचे हुए खरपतवार हैं या नहीं निकाल पाए हैं, उन खरपतवारों को आपको अभी निकालना होगा। तो उनको अपन हाथ से निकाल सकते हैं या खुरपी की सहायता से भी निकाल सकते हैं, पर उन्हें निकालना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं निकालेंगे तो उनके फूल आएंगे और फल बन के अपनी फसल में ही द्वारा खरपतवार फैलाएंगे और दाना भी अपना प्रभावित होगा। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिल की फसल में सफूर और पोटाश की पूरी मात्रा व नत्रजन की आधी मात्रा को बोनी के समय आधार रूप में दे दिया जाता है और शेष नत्रजन की आधी मात्रा को खड़ी फसल में बोनी के 30-35 दिन बाद निंदाई गुड़ाई करने के बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर प्रयोग करें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी। और दूसरी चीज़ आती है इसमें सिंचाई और जल निकास। सिंचाई देखते हैं कि जहाँ सूखा लंबे समय तक पड़ रहा है वहाँ अपने को एक सिंचाई अवश्य देना चाहिए, क्योंकि फूल और फल बन रहे हैं। लेकिन सिंचाई जब दें जबकि वहाँ सूखा हो। सूखा नहीं है, नमी है, तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। और सिंचाई के साथ साथ इसमें अगर अधिक बरसात हो रही है, वहाँ पानी का भराव है, तो जल निकास अवश्य करें, क्योंकि अगर जल निकास नहीं करेंगे तो आपकी फसल में आर्द्र गलन, नीचे से पौधा गलने लगता है जिसे आर्द्र गलन कहते हैं, और आपका पौधा नष्ट हो जाता है। इसीलिए जल निकास भी बहुत आवश्यक होता है। कोशिश करें कि जहाँ रेतीली ज़मीन हो, जहाँ पानी निकल जाता हो, ऐसी ज़मीन में ही तिल को लगाना चाहिए।
इसके साथ साथ ही इसमें कीट और रोगों का भी प्रभाव अधिक रहता है। इन कीट और रोगों को नियंत्रण करना अपने को बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें 2-3 तरह के रोग देखने को अधिक मिलते हैं। तो एक का फाइलोडी नाम से रोग रहता है, जिसको तिल फाइलोडी बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाती हैं और गोल हो जाती हैं, गुच्छानुमा बन जाती हैं। इसे तिल फाइलोडी कहते हैं। इसको रोकने के लिए आपको किसान भाइयों, फाइलोडी रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे। उसके बाद फोरेट 10G की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर के मान में खेत में पर्याप्त नमी होने पर मिलाएं, ताकि रोग फैलाने वाले फुदका कीट का नियंत्रण हो जाए। इसके अलावा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या डाइमेथोएट दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर खड़ी फसल में 30, 40 और 60 दिन पर बोनी के बाद छिड़काव करें। इसके साथ साथ ही इसमें एक और रोग रहता है, जिसको अपन पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, जिसमें सफ़ेद कलर का पाउडर जम जाता है। इसी का भी नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो आपका पौधा पाउडर से पूरी तरह से ग्रसित हो जाता है और वो बढ़ नहीं पाता है। तो और आपकी तिल की जो तेल का % है वो भी इससे प्रभावित होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए भी आपको सल्फेक्स पाउडर जो आता है उसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बना के आप उपयोग कर सकते हैं। कीटों की बात करें तो इसमें कई प्रकार के चूसने वाले, काटने वाले, जैसे आपकी इल्लियाँ रहती हैं जो कि सब हरे कलर की रहती हैं, वो लगती हैं। इसके बाद कट वर्म रहता है, तिल हॉक मौत नाम के कीट रहता है जो कि हरी इल्ली रहती है, मोड़ मोड़ के चलती है, वो उसको तिल हॉक मौत बोलते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें आपका चना को काटने वाली कट वर्म रहती है, फली को बेधने वाली फल वेदक भी रहती है जो कि फली के अंदर घुस जाती है और उसके दाने को अंदर से खा लेती है। इस प्रकार इसमें कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनको अगर आप केमिकल नहीं उपयोग करना चाहते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में आपको नीम ऑयल आता है जो कि जैविक रहता है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। 5 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए अपने को क्लोरोपाइरीपास नाम की दवा 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं, या इमीडा क्लोरोपिड नाम की दवा है, इसका 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से आपको उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको तिल के बारे में समसामयिक जानकारी दी गई है, उन्हें आप अपनाकर अधिक तिल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह। जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 62 से 66% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 40 से 41% रहने का अनुमान है। औसत हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल में पर्णकुंचन और मोजैक रोग फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें और डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर
छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग से पौधों की पत्तियों पर गहरे भूरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बाजरा की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में पीलिया रोग के लक्षण दिखाई देते ही गंधक का अम्ल 0.1% या फेरस सल्फेट यानी हराकासिस के 0.5% के घोल का छिड़काव करें। मूंग की फसल में पित्त सिरा मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोग का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों में बोरर और रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि भिंडी की फसल में सफेद मक्खी और जेसिड्स के नियंत्रण के लिए 5% नीम के बीज का अर्क या 500 मिलीलीटर नीम के तेल या एसिफेट 75 SP की 1.5 ग्राम मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय फलदार पौधों में फल गिरने की समस्या की रोकथाम के लिए प्लेनोफिक्स हार्मोन्स की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 5 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बगीचे में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध निकालने की पूरी हस्त विधि का उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सीतारामपुरा, जिला जयपुर के कृषक प्रमोद कुमार ने। ये इनाम क्या है और अपने उत्पाद को कैसे बेचें, इस बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। राजस्थान में किसानों के लिए जो है कृषि विपणन का कृषि उपज मंडी समिति सशक्त माध्यम है, जहाँ केवल किसानों को उचित कीमत ही नहीं मिलती, प्रतिस्पर्धात्मक कीमत मिलती है, नकद भुगतान मिलती है। साथ ही किसानों को और प्रेरित करने के लिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित है, जिसमें आपका किसान को आते ही किसान कलेवा योजना खाना खिलाया जाता है। इसी प्रकार आपकी जो है एक ई-नाम जो राज्य सरकार का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया, उसमें यह कि किसान जो है अपने केवल अपने माल को मंडी यार्ड तक ही सीमित नहीं रखते हुए पूरे राज्य में या देश तक अपने माल को ई-ऑक्शन के माध्यम से बेच सकता है, जिसमें जो है कोई भी व्यापारी किसान का माल का नीलामी खुली में लगा सकता है और उसमें वो अच्छी और बढ़िया से बढ़िया कीमत प्राप्त कर सकता है। ऐसी योजनाएं इनाम को प्रेरित करने के लिए, किसान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये इनाम के अंतर्गत बेचे हुए माल पे प्रत्येक 10,000 रुपये एक कृषक उपार योजना का कूपन निर्धारित किया गया है, क्योंकि किसान मंडी की ओर प्रेरित हो, ई पेमेंट करने के लिए और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए और अपने माल को बढ़िया से बढ़िया कीमत प्राप्त करने के लिए इनाम योजना का जो है प्रचार प्रसार ज़्यादा हो। इसीलिए ये योजना जो विभाग द्वारा लॉन्च की गई है और उसका परिणाम भी बहुत आया है। देश के किसानों की आय को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक है ई-नाम। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
यह एक ऑनलाइन ट्रेंडिंग मार्केट है जहां पर देश के किसान अपनी उपज को बिना किसी बिचौलिए की मदद से बेच सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की वजह से किसानों की जिंदगी आसान हुई है। साथ ही खरीदार और व्यापारियों के लिए भी इस प्लेटफॉर्म ने कई मुश्किलें हल कर दी हैं। अब उन्हें अपनी मनपसंद की उपज एक ही जगह मिल जाती है। इस प्लेटफॉर्म ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए आसान अवसर मुहैया करवाए हैं। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई नाम का शुभारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में किसानों के लिए देशव्यापी स्तर पर एक बाजार का निर्माण करना है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। राजस्थान में ई नाम प्लेटफॉर्म खरीद बिक्री का एक बड़ा जरिया बना है। व्यापारी और किसान इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि केवल चौमू मंडी में 8,854 लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से माल बेचा है। देखिए, लॉटरी का सर्वप्रथम उनको सूचित किया जाएगा कि आपको बधाई के साथ आप, क्योंकि इनको इनाम नहीं निकला है, वो अपने कूपन और अपना जो विक्रय पर्ची और अपने आईडी प्रूफ लेके मंडी कार्यालय में उपस्थित होगा और प्रयास ये किया जाएगा कि लॉटरी का वितरण हुआ है, निकाला गया है, उसी तरह एक विधि सम्मत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले। इसलिए एक कार्यक्रम के माध्यम से उनको चेक का वितरण भी किया जाएगा ताकि ये संदेश सब तक अच्छा पहुँचे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।